वेलकम आप सभी लोगों का। मैं पीके प्रेम, ज्वाइंट डायरेक्टर एजीबी। देखिए, बड़ा अच्छा खुशखबरी है और अब हम आपके लिए बता रहे हैं कि डीआरडीओ स्पेशल में हम न्यूमेरिकल सीरीज तो चलाएंगे ही, इसके साथ हम इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगा कि डीआरडीओ में पूछे गए हैं। जो प्रीवियस पेपर के कुछ पेपर्स के जो लोग कुछ न कुछ कहीं पर वेबसाइट पर या जहाँ पर उपलब्ध होता है वहाँ से ला करके प्रीवियस पेपर का जो प्रीवियस पेपर डायरेक्ट तो मिलता नहीं है, उस पर आधारित जो प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, जो लड़कों से पूछा गया क्वेश्चन से जो पूछा गया है इसमें, ठीक है, उस पर और उसी पर आधारित प्रश्न डीआरडीओ में आपको एकदम विश्वास करिए, ठीक है, इस तरह से एनालिसिस करेंगे कि आपको पूर्ण रूपेण बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं, अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ते हैं तो भी इसके एनालिसिस पर आपको कई सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा विश्वास है, एकदम याद रखिए। डीआरडीओ स्पेशल जो ये आपका एनालिसिस है, इसको डेली आप 2 बजे से लेकर के इस पर आएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल डीआरडीओ में, जिसमें 80 नंबर के टेक्निकल प्रश्न पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे और पूरे एनालिसिस के साथ करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। सीधी बात समझिए कि लक्ष्य आपका है, सहयोग हमारा है। थंबनेल के अकॉर्डिंग हमने कह दिया कि लक्ष्य आपका है, पाना नौकरी आपको है। ठीक है, हम आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, आपको जो भी सहयोग चाहिए, क्लास चाहिए, टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, सारे चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। एजीबी में आप कॉल करके पूरे डिटेल्स, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस सब आपको मिलेंगे। प्रीवियस पेपर चाहे वो इसरो का हो, देखिए टेक्नीशियन थ्योरी से पूछना है तो इसरो लेवल के जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आप यूपीआरडीएल में कभी पढ़ते हैं, टीएमआरसी में पढ़ते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है उसी लेवल को डीआरडीओ में पूछा जाता है और कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भी चीज़ें आपको बताएंगे पूरी एनालिसिस के साथ बताएंगे। तो आपका लक्ष्य है तो आप कंटिन्यू डटे रहिए, जो भी सहयोग होगा हम आपके लिए सक्षम करेंगे। ठीक है, आइए लक्ष्य आपका, लक्ष्य की तरफ चलिए। सहयोग करने के लिए पीके प्रेम सर है। ठीक है, चलिए, जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक, याद रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग को किन अनुप्रयोग के लिए किया जाता है, मतलब किन अनुप्रयोग के लिए किया जाता है, यानी लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर में क्यों किए जाते हैं। ये बात ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा, जरा सा आप इसको आंसर अपने मन से टिक करके बोलिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताते हैं और हमारे बताने के बाद आपको खुद ब खुद आंसर में समझ में आ जाएगा। लैप वाइंड, देखिए डीसी जनरेटर में 2 तरीके के वाइंडिंग होते हैं, एक होते हैं आपको लैप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग। क्या होता है, एक होता है लैप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग। ध्यान दीजिएगा, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों को तरीके को बताते हैं। ठीक है, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, इसमें देखिए जितने आपके तार हैं, ये आपका वाइंडिंग होता है आर्मेचर में। आर्मेचर में जो वाइंडिंग होता है, तार लपेटते हैं, उस तार को ला करके हम लोग कम्यूटेटर सेगमेंट पर सोल्डरिंग करते हैं या ब्रेजिंग करते हैं। ठीक है, तो जो लैप वाइंडिंग होता है तो सबको समझा, जैसे एक कॉइल में आपको वोल्टेज पैदा करना है। ठीक है, ये एक कॉइल है आपका, ये ऐसा, इसमें जो वोल्टेज पैदा होगा, इसका एक सेगमेंट, इसका एक सेगमेंट, एक कॉइल इस सेगमेंट के एक सेगमेंट पर होगा। ठीक है, अगर दूसरा कॉइल चाहिए तो फिर इस पे आपको दूसरा कॉइल लगाइए। ठीक है, ये ठीक है, और दूसरे कॉइल के लिए भी दूसरा सेगमेंट। तो लैप वाइंडिंग में होता क्या है कि सभी सारे जो कम्यूटेटर है, ये देखिए ना, ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के सेगमेंट, ये दोनों सेगमेंट आपस में माइका से, किससे, माइका यानी अवरक के द्वारा इंसुलेट किए जाते हैं। किसके द्वारा, अवरक के द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार आपको पूछा जाता है। तो ये सेगमेंट जो माइका से इंसुलेटेड है, ये 2 सेगमेंट है, तो अलग अलग तार के लिए अलग अलग सेगमेंट है। तो करंट के रास्ते जितने पोल होंगे उतने करंट के रास्ते होंगे। तो लैप वाइंडिंग में आपको समांतर करंट के रास्ते को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, ए क्या है,
समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या। और P आपका क्या है? P है पोल, नंबर ऑफ पोल, कितने पोल है। ठीक है, तो भैया जितना करंट लोगे उतना आपको, जितना पोल है उतने समांतर संख्या है। ठीक है, तो याद रखिए उतने ब्रशों की संख्या भी होती है कि करंट जब लोगे इस सेगमेंट से तो सब पे करंट आएगा, तो सब ब्रश से हम लोग क्या करते हैं? करंट को रिसीव करते हैं। कहां से करते हैं? कहां लगाते हैं ब्रश? तो ब्रश लगाते हैं कम्यूटेटर के सेगमेंट के। ठीक है, याद रखिए कॉपर के ब्रश, सॉरी जो ब्रश होता है वो किसका होता है? कार्बन ब्रश होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप। ठीक, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन अपना दूसरा वाइंडिंग क्या होता है? एक होता है वेव वाइंडिंग। कहीं सर वेव वाइंडिंग क्या होता है? तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है, याद रखिए वेव वाइंडिंग, जैसे मान लीजिए ये आपका तार है ना, ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग, ये यहाँ सेगमेंट आएगा। ठीक है, ये सीधी सीधी बात है, ये सीधा ऐसा जाएगा। ठीक है, तो वेव वाइंडिंग में सीधा सीधे पंखा होता है ना अपना, ये वाइंडिंग सब वाइंडिंग लास्ट में लाकर के दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर दिया है, इसको कंसंट्रेटर वाइंडिंग भी हम लोग आगे बोलेंगे। लेप वाइंडिंग में केवल करंट के दो ही रास्ते होते, एक ये और ये दो, शुरू से लास्ट तक में दो ही तार होगा, एक ये और एक ये। तो लेप वाइंडिंग में याद रखिएगा, ये लेप में A बराबर P हो गया, ये होगा A बराबर P, और जितना समांतर संख्या होगा उतना पोल होगा, और ब्रश की संख्या भी उतना ही होगा, ब्रश की संख्या भी उतना ही होगा। ये तो है कि आपके वाइंडिंग। अब इसमें वेव वाइंडिंग की बात करें तो वेव वाइंडिंग में लिखिएगा जरूर, वेव वाइंडिंग में A बराबर 2, यानी इस करंट बहने के रास्ते केवल 2 होंगे, 2 होंगे। तो दो ही करंट बहने का रास्ता है तो करंट तो कम ही मिलेगा। जहां करंट बहने के रास्ते अधिक है वहां करंट का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। अलग अलग तार में अलग अलग जगह से करंट रिसीव कर रहे हैं तो करंट का मान तो भैया ज्यादा होगा ना। इसीलिए इसमें करंट अधिक, अगर आपको अधिक करंट की आवश्यकता होती है तो हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? आप लेप वाइंडिंग का। इसमें से यहाँ पर देखिए वेव वाइंडिंग का आपका फोटो इस पे आ जाएगा। थोड़ा सा इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं, लिख देते हैं कि जो आपका लेप वाइंडिंग है, जो आपका लेप है, लेप वाइंडिंग में करंट अधिक चाहिए और वोल्टेज कम, वोल्टेज के लिए हम लोग लेप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग वेव वाइंडिंग की बात करें, वेव वाइंडिंग मतलब तरंग कुंडलित कह सकते हैं इसको। तरंग कुंडलित में आपको अगर वोल्टेज अधिक चाहिए तो वेव वाइंडिंग करिए, करंट का मान उस समय क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब इसमें से ऑप्शन को आप देख लीजिए, आपका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया आपका कौन सा? आप लेप में चले थे, लेप मतलब ओवरलेप, करंट ज्यादा होना चाहिए, यानी उच्च करंट, उच्च करंट उच्च वोल्टेज लिखा हुआ, ये नहीं होगा, ये होगा उच्च करंट निम्न वोल्टेज, यानी आंसर नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। इसमें देखिए लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अब इस क्वेश्चंस को पढ़ने से डील करने के बाद जो वाइंडिंग है वो क्यों किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं, कितने ब्रश, कितने पोल, किसके लिए, कौन सा वाइंडिंग करते हैं, ये चीज आपको जब बता दिया जाएगा तो पूरा थ्योरी ही कंप्लीट है आपका इस पर। ठीक है, इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर आप डेली रूटीन में रहेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन भी चीजों को लिखना हो एकदम लिख सकते हैं आप। ठीक, चलिए इसको क्लीन करते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या है? आपका लेप वाइंडिंग है। ठीक है, इसमें लेप वाइंडिंग में एक जितना ब्रश सेगमेंट है ना, देखिए जितना पोल उतना करंट के रास्ते। ये दो है ना, दो पोल है तो दोनों में करंट के रास्ते कितने हैं? दो रास्ते हैं, एक और दो। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, डॉट में कोई डॉट नहीं है ना आप लोगों को जी। चलिए अब उच्च रिलक्टेंस, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय सर्किट के बीच चुंबकीय कपलिंग को डैश से बढ़ाया जाता है। चुंबकीय कपलिंग का मतलब आपको पता है, जो ट्रांसफार्मर के दोनों कॉइल हैं। ठीक है, अभी इस पर बात नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चंस का आंसर अपने बारे में सोच लीजिए, फिर आपको हम इस एक कॉन्सेप्ट इस आधार पर बात करेंगे और आपको आंसर खुद ब खुद अपने आप दे दोगे। ठीक है, याद रखिए DRDO में अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी बैच ज्वाइन करना हो, इजी वे के चैनल पर आप जाइए, वहां से नंबर नोट करिए, ऑफिस में कॉल करिए और पूरी बेनिफिट आप उसको वहां पर पता करिए, क्या क्या सिस्टमेटिक है, इस बार क्या क्या स्ट्रेटर्जी है जो आपको जॉब दिलाने में
चाहे कोई भी जॉब हो, बीआरओ का हो, चाहे यूपीआरवीएनएल हो या डीआरडीओ। तो डीआरडीओ स्पेशल ध्यान में रखेंगे, यूपीआरवीएनएल और बीआरओ उसमें एकदम खुद ब खुद आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्पेशलिस्ट बात करें केवल आपको डीआरडीओ पर आधारित रहेगा। अब इसी क्वेश्चंस के एनालिसिस से ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर अंदर होता क्या है। आइए, अभी क्वेश्चंस में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय कपलिंग। तो सबसे पहली बात, जो ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल होता है और सेकेंडरी कॉइल होता है वो आपस में जुड़े कैसे होते हैं। जैसे ये आपको बता दें, लेमिनेटेड कोर होता है, पटलित होता है। लेमिनेटेड क्यों करते हैं, इसका बात, हर एक बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो भी चीजें हमको नजदीक क्वेश्चंस के इर्द गिर्द आएंगे, उसके बाद पर जो भी ऑप्शनल बातें, जो आपको क्वेश्चन से संबंधित बातें हैं, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, ये आपका जो लेमिनेटेड किया जाता है, कि लेमिनेटेड करने का उद्देश्य होता है कि भंवर धारा यानी जलावर्त हानि को कम करना। क्या, ईडी करंट कम करना, ठीक है। और ये जो लेमिनेटेड किया जाता है, वो लेमिनेटेड किया जाता है सिलिकॉन स्टील का। किसका किया जाता है, सिलिकॉन स्टील, याद रखिएगा, सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड किया जाता है। सिलिकॉन स्टील का क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका शैथिल्य हानि यानी हिस्टेरेसिस लॉस की बात करें तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। शैथिल्य हानि क्या होगा, कम करने के लिए, याद रखिएगा। एडी करंट के लिए फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए। एडी करंट और शैथिल्य हानि के लिए ये किस पर डिपेंड करता है, ये बात आप लोग को याद रखना, फॉर्मूला जरूर याद रखना, ठीक है। आप कह रहा है ये जो कपल होता है, ये जो आपका प्राइमरी कॉइल है, ये कौन सा कॉइल है, प्राइमरी, और ये आपका सेकेंडरी। प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली में ये कॉइल इधर है और ये कॉइल इधर है, आपस में ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो जुड़ा हुआ नहीं है तो दो कॉइल के बीच, याद रखिएगा, दो कॉइल के बीच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के दो कॉइल के बीच जो आपका प्रतिरोध होगा, इसके और इसके बीच में प्रतिरोध आपका क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। याद रखिएगा, एकदम लिख लीजिएगा कि प्रतिरोध के प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच जो रेजिस्टेंस होता है अनंत होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको बता दें कि ये और ये तार अगर खुला है तो इसमें करंट बहेगा, नहीं बहेगा। ये विद्युतीय रूप से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसके बीच का प्रतिरोध क्या है, हाई होगा, नहीं अनंत होगा। करंट जीरो होगा ना, करंट जीरो क्यों होगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान बहुत उच्चतम है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें ये जो आपका जुड़ा हुआ कैसे, तो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जुड़े होते हैं। तो याद रखिएगा, ये तार डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, यानी विद्युतीय रूप से कनेक्ट नहीं है। ये जो आपका ये जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल है, ये चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं। दूसरा, चुंबकीय रूप से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं, ठीक। अब ये विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं, तो चुंबकीय कपलिंग का मान बढ़ाने के लिए ये जो लेमिनेटेड किए हैं ना हम लोग, सिलिकॉन का किए हैं ना, तो याद रखिएगा जिस रास्ते से फ्लक्स जाता है फाई, अगर इसके जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करते हैं, ज्यादा करंट अगर आपको गुजारना है तो उसके रास्ते का प्रतिरोध को कम करना है। प्रतिरोध को क्या करना, कम करना, प्रतिरोध। ठीक उसी प्रकार चुंबकीय सर्किट का ये निर्माण कर रहा है। तो चुंबकीय सर्किट में ये करंट मतलब आई का रेजिस्टेंस को कम करने पर आई का मान बढ़ेगा। यहाँ एक वर्ड होता है रिलक्टेंस, रिलक्टेंस होता है, इसको प्रतिष्ठा बोलते हैं, याद रखिएगा। ये इसको क्लिक कर देते हैं। एक होता है इसमें प्रतिष्ठा, याद रखिए, प्रतिष्ठा पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं तो समझिए। प्रतिष्ठा को रिलक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। इसी प्रकार या रिलक्टेंस, तो इस विद्युतीय परिपथ में फ्लक्स के विरोध यानी फाई का, आर रेजिस्टेंस विरोध करता है आई का, और जो आपका रिलक्टेंस एस से सूचित करते हैं जो विरोध करता है फाई का, फाई यानी फ्लक्स का। ये कह रहा है चुंबकीय कपलिंग में बढ़ाने के लिए, चुंबकीय कपलिंग को बढ़ाने के लिए मतलब फ्लक्स ज्यादा जाने के लिए किसका काम करेंगे, क्या करेंगे, डैश बढ़ाया जा सकता है। तो बढ़ाया क्या जा सकता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान को बढ़ाया जा सकता है।
ये कब बढ़ेगा? जब इसके रास्ते के रिलक्टेंस यानी चुंबकीय रास्ते में जो विरोध पैदा करता है उसको बोलते हैं प्रतिष्ठब। तो प्रतिष्ठब के मान को कम करके चुंबकीय कपलिंग को बढ़ाया जा सकता है, फ्लक्स का मान बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें ऑप्शन क्या होगा? कह रहा है कि उच्च रिलक्टेंस सामग्री का कोर प्रयोग करके। भैया जब उच्च रिलक्टेंस वाला पदार्थ प्रयोग करिएगा तो याद रखिए उसमें ज्यादा फ्लक्स नहीं जा पाएगा। रिलक्टेंस उच्च होगा तो फाई का विरोध करेगा, ऐसा मटेरियल आपका नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर आपका गलत हो गया। निम्न रिलक्टेंस सामग्री का कोर प्रयोग करके ये हो सकता है। कह रहा है कि दोनों वाइंडिंग में चक्करों की संख्या बढ़ाने से, चक्कर की संख्या अगर आप बढ़ाओगे तो कितना बढ़ाओ? चक्कर की संख्या बढ़ा करके द्वितीयक में बात कर रहा है, तो द्वितीयक में चक्कर की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा? फ्लक्स का मान नहीं बढ़ेगा, उसी वही फ्लक्स ज्यादा कंडक्टर को काटेगा, लेकिन फ्लक्स का मान नहीं, आप फ्लक्स का मान बढ़ाना है, फ्लक्स अधिक जाना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निम्न रिलक्टेंस यानी कम विरोध करने वाला यानी चुंबकीय इफेक्ट कम करने वाला सामग्री का ज्यादा प्रयोग करिए। ये ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। दोनों वाइंडिंग में चक्कर की संख्या घटा देंगे, दोनों वाइंडिंग में कॉइल की संख्या घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, फ्लक्स का मान कम हो जाएगा। तो मेन रीजन क्या है? चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाना है, चुंबकीय कपलिंग को बढ़ाया जा सकता है इसमें रिलक्टेंस का मान कम करके। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का मान कम करके करंट का मान बढ़ाया जा सकता है, आई का मान बढ़ाया जा सकता है, उसी तरह चुंबकीय सर्किट में फाई का मान बढ़ाने के लिए रिलक्टेंस को कम किया जाता है, एस के मान को कम किया जाता है। हमें नहीं लगता किसी को डाउट होगा। इतनी चीज बताने के बाद अगर आपकी कोई भी थ्योरी बेसिस चीजें होगी ये आपको समझ में आ जाएगा। आप कहेंगे सर ट्रांसफार्मर में इस बात का चर्चा नहीं है, रिलक्टेंस का चर्चा ट्रांसफार्मर में नहीं है। इस क्वेश्चन को हम डील कर देंगे ट्रांसफार्मर के आधार पर, तो होगा नहीं, आपको मैग्नेट पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन रैंडम आने वाले हैं, इसीलिए सारी चीजों को हम डील करते हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी को डाउट नहीं है तो लाइक करिए और शेयर करिए। इसलिए करें शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर पढ़ेंगे ना, ज्यादा कहते हैं टीम में पढ़िए। क्यों ग्रुप में पढ़ते हो? ग्रुप में पढ़ेंगे, लोगों का जवाब देख करके आपको लगेगा हाँ हमसे भी कोई इंटेलिजेंट लड़का है, तब आप उसको देख करके, जैसे आप टेस्ट देते हैं ना, टेस्ट का रैंकिंग पता चलता है, तो आपको लगता है भैया हम ज्यादा नंबर में जा रहे हैं। अभी तो हम अपने आप को बड़ी धुरंधर समझते थे, लेकिन हमसे भी धुरंधर है। तो आप अपना एफर्ट यानी प्रयास ज्यादा बढ़ाते हैं, उस रेंज में अधिक करते हैं, ताकि आपको पता चल जाता है कि इतने में हमारा रिजल्ट होने वाला नहीं है और पढ़ना पड़ेगा। ये रीजन मेरा नहीं है कि आपको लगता है कि अकेले 2 लोग पढ़ लेंगे, 2 लोग में ही आप ज्यादा बेटर हो जाएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको लाखों की संख्या में आपको आगे रहना है, टॉप में रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 3 पिन प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रयोग किया जाता है? 3 पिन में तीसरी पिन का प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक है, तो ये देखिए कह रहा है कि यहाँ पर प्लग देखिए, ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या ऑप्शन है, इस हिसाब से आप आंसर दीजिए। अब आंसर हम पहले देते नहीं है, पहले हम आपको समझा देते हैं, आंसर अपने आप खुद ब खुद आप दे दोगे, इसमें हमें देने की कोई जरूरत नहीं है। आइडिया होगा, आपके पास नॉलेज होगा, तो आंसर कौन सी बड़ी चीज है। हम क्या करें, ये DEC अन्य लोगों की तरह DCB करके हम नहीं चलते हैं। ये हमारा एकदम मेरे इंटरनली मेरा लक्षण है या मेरी बीमारी समझिए। जब तक हम समझाते नहीं है तब तक हमसे होता ही नहीं आगे जाए। चाहे हम 5 ही क्वेश्चन क्यों ना बताएं आपको, लेकिन 5 क्वेश्चन डील करेंगे तो 5 के 5 अगले बार जिंदगी में जन्म भर जब मिलेगा आपको तो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए एक ही क्वेश्चन हम बताते हैं, ये मत समझिएगा मेरा एक क्वेश्चन बताने का मतलब आपका 10 क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये मैं आपको इस पर कोई ईगो या कोई घमंड नहीं करता हूँ, मुझ में उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन ये बात आप जरूर देखिए, जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं आप अगर जाएंगे तो प्रश्न आपको इस टॉपिक से ही नहीं कई सारे टॉपिक से भी आपको बन जाएंगे, क्योंकि इतनी चीजों का हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। ऑप्शन आप सोच लिए होंगे, आप आंसर दे दीजिए क्यों करते हैं, फिर आपको बताते हैं अपना रीजन क्या होगा। आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये आपका 3 पिन प्लग है, जिसमें 2 प्लग का जो पिन है वो पतला है और एक मोटा है। इसका पहला रीजन होता है, सबसे पहले याद रखिए ये छोटा होता है और ये इसका जितना साइज होता है ना भैया, इससे थोड़ा ये क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा भी होता है और मोटा भी होता है। क्यों होता है? जैसे आयरन में देखेंगे आप,
चाप क्या कहेंगे, एसी वाला प्लग समझिए, फ्रिज वाला प्लग समझिए, उसमें एक मोटा होता है। रीजन क्या होता है, सबसे पहली बात इसका काम सबसे पहले जो आपका होता है मोटे पिन का, वो अर्थिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए। ये वाला जो होता है ना, ये आपको अर्थिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। और अर्थिंग के लिए तार मोटा इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या हो, रेजिस्टेंस का मान क्या हो, कम हो। अगर रेजिस्टेंस का मान कम होगा तभी कोई डिवाइस जब शॉर्ट सर्किट होगा या लीकेज करंट उस बॉडी में आ रहा होगा तब वो जमीन में जाएगा। बोर्ड में 3 तार होते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल। तो देखिए ये दोनों तार से पहले आपको इंटर करता है ये। अगर कहीं तार में शॉर्ट सर्किट है या किसी भी डिवाइस में अर्थ लीकेज है तो क्या करता है, पहले इसमें जाता है। इसमें जाएगा तो ये दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट टोटल करंट इससे होकर चले जाएगा और छूने वाले लगाने वाले को कोई दिक्कत नहीं होता है। और अर्थिंग के लिए कौन सा तार का प्रयोग करेंगे, तो हरा तार जो आप देख रहे हैं वो अर्थिंग के लिए प्रयोग करेंगे, यानी ग्रीन के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अर्थिंग भी आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे मेन बात रीजन क्या है कि एक होता है लाइव वायर यानी कि फेज, एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग के लिए। अर्थिंग के लिए कौन सा तार, ग्रीन तार। और ये मोटा इसलिए होता है कि पहले जाकर के यही टच होगा, अगर गड़बड़ी होगा तो करंट इससे लीकेज आ जाएगा ताकि बाहर वाले को कोई क्षति नहीं पहुंचे। आइए आप देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर एक अलग फेज प्रदान किया जा सकता है। भैया इसके लिए हम लोग प्रयोग नहीं करते, अलग फेज देना होगा तो अलग तार दे देंगे, इतना मोटा ग्रीन तार देने की जरूरत नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ने पर एक अलग फेज प्रदान करेंगे, कहा है भैया, एक ही बात तो ये लगता लिखा गया है, सॉकेट में प्लग को उलटने से रोकने के लिए नहीं, आवश्यकता पड़ने पर 3 फेज सप्लाई करने के लिए। देखिए इसमें ऑप्शन ये दोनों सेम आ गया है, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं मेन रीजन कि आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है। यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर अलग फेज प्रदान करने पर एक ही सेम बात है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन में इसमें हम आपको देते हैं। ऑप्शन में क्या होता है, जब कभी आपका लीकेज करंट होगा, यानी कि आपका एक क्षरण धारा लिख सकते हैं, लीकेज करंट, या आपको लीकेज करंट कहते हैं ना, लीकेज धारा से बचने के लिए, ठीक है, या ओवर एक्स्ट्रा धारा से बचने के लिए हम लोग 3 पिन प्लग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन 2 नंबर में या बी नंबर में होना चाहिए। ठीक, आप समझिए, आगे बढ़िए। ये आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन आप में क्या होना चाहिए। अर्थिंग के लिए दिया जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ अर्थिंग के लिए, ठीक है, या तो अर्थ के लिए या तो लीकेज करंट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि एक 3 फेज मशीन में फेज के बीच का कोण कितना होता है। भैया इसमें क्या बड़ी बात है, 3 फेज में जो फेज का अनुक्रम होता है, जैसे हम लोग 2-3 चीजें जहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे फेज अनुक्रम होता है, फेज सीक्वेंस जिसको बोलते हैं, फेज अनुक्रम, ठीक है, फेज अनुक्रम होगा RYB, ठीक है, और इन RY के बीच में जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री। और टोटल आपका एक साइकिल का जो ये चेंजेस होते हैं कितने का, 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का, इसमें कोई दम ही नहीं है। चलिए क्वेश्चंस में आपका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अगर 2 फेज के लिए बात करता, अगर 2 फेज के लिए सॉरी बात करता तो ये होता 90 डिग्री। ठीक है, चीजें ये आसान है, इसमें कोई दम ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करें कि ओम का नियम कहाँ लागू नहीं होता है। देखिए ओम का नियम ये होता है V = IR, यही होता है ना जी। ये आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो वैसे ये आपको ज्यादातर DC सर्किट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, AC में भी होता है, लेकिन वहां पर क्या है, फेज सीक्वेंस, फेज की बातें आती है। सामान्यतः इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो वोल्टेज पे तो V होता ही है, इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध यानी करंट के प्रतिरोध R पर बात होगा ही, करंट पर बात होगा ही, लेकिन इस हिसाब से ये आपका बी नंबर क्या होगा, ऑप्शन हो, इस पर ओम्स का लॉ इस हिसाब से लागू नहीं होता। ठीक है, ज्यादातर प्रश्न के आधार पर बात किया जाता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं ये प्रश्न में जो ऑप्शन है उसमें वोल्टेज और करंट तो होना जरूरी तय है, एसी सर्किट होना तय नहीं है, डीसी होगा तो भी काम करेगा। ये कहते हैं एसी डीसी पर काम नहीं करता, ज्यादातर सॉरी एसी पर काम नहीं करता, लगभग सबसे ज्यादा प्रयोग की अगर बात करें हम लोग तो सामान्यतः डीसी पर किए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि सुरक्षा के कारणों की वजह से स्विच और फ्यूज परिपथ में कैसे जोड़े जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा
स्विच और फ्यूज कैसे जोड़े जाते हैं। जब भी आप तो सबको ये पता होगा, सुरक्षा की दृष्टि से जब हम लोग बोर्ड लगाते हैं तो बोर्ड में स्विच और फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक बल्ब है, बल्ब में एक होता है फेज, एक होता है आपका न्यूट्रल। तो यहाँ पर जो स्विच लगाते हैं वो आप फेज के साथ लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं? फेज के साथ। और फ्यूज भी लगाते हैं ना, तो फ्यूज भी लगाते हैं किसके साथ? फेज के साथ। तो ये सभी फ्यूज, स्विच, ये सब आपस में किस में होता है? श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। स्विच हो, फेज हो, ये सब आपस में, सॉरी, स्विच हो चाहे आपके क्या कहते हैं फ्यूज हो, ये सब आपस में लगाए जाते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कह रहा दोनों न्यूट्रल में लगाए जाते हैं, हमने क्या न्यूट्रल में लगाया है? नहीं लगा, ये नहीं लगेगा। न्यूट्रल में लगा दोगे, एक बात जान लीजिए, न्यूट्रल में अगर आप स्विच लगा दोगे ना, तो ये बल्ब का रोशनी ये बंद हो सकता है, लेकिन आप न्यूट्रल में स्विच को ऑन ऑफ कर दीजिएगा तो आप अगर इधर टच करिएगा तो आपको झटका लग जाएगा। से पंखा में स्विच न्यूट्रल में लगा कर देखिए, स्विच को ऑन ऑफ करने से पंखा बंद हो सकता है क्योंकि लाइन कट जाएगा, लेकिन जब आप पंखा के पास छुइएगा ना तो फेज वहां तक पहुंचा हुआ रहता है। जैसे ये बल्ब है, लाइन यहाँ कटा है तो ये नहीं काम करेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो फेज आया हुआ है ना, जैसे आप छुएंगे तो सर्किट का निर्माण होगा, आपको झटका लग जाएगा। तो कभी भी लगाएंगे तो फेज में लगाएंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आंसर के हिसाब से। स्विच न्यूट्रल में और फ्यूज फेज में, ये बात भी गलत है, दोनों फेज में जोड़े जाते हैं, ये आपका सही आंसर होगा, सी आपका आंसर सही होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट और देख लेते हैं। ये आइए, चीजों को आराम से समझिए, ये आपका डेली शुरुआत है, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे। शर्त यह है क्वेश्चन जो भी करेंगे, बहुत टाइम है अभी हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन जो भी करेंगे उसमें आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो भी क्वेश्चन आएगा सबके एनालिसिस हम बताएंगे। तो चीजें इस तरह से हमको देखना है। कह रहा है कि अस्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल उपकरण में यदि एसी सप्लाई जोड़ा जाए तो क्या होगा। जब आपको सबसे पहले अस्थायी चुंबक की बात करें तो इसे कहते हैं पीएमएमसी, पीएमएमसी या डायरेक्ट एमसी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीएमएमसी, पीएमएमसी का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है, इसको आप कह सकते हो, या अस्थिर अस्थाई चल कुंडली। ये आपको मापता है किस, कौन से विद्युत को, ये आपको डीसी वाला को मापता है, किसको? डीसी को मापता है, जिसको एमसी टाइप आप लोग कहते हो। डीसी यानी डीसी में एक होता है डैम्पिंग, बार बार चर्चा करते हैं। डैम्पिंग की बात करें तो इसमें आपका एमसी है, इसमें होता है आपको ईडी करंट डैम्पिंग। क्या होता है? ईडी करंट डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या करता है? जो आपका ये सुई होता है ना, उसको कंपन से बचाता है और सही रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग देने के लिए ये डैम्पिंग लगाते हैं। डैम्पिंग बलाघूर्ण की तरह होता है। सुई पर बल लगाने के लिए हम लोग टीडी लगाते हैं, डिफ्लेक्शन टॉर्क, और इसको कंट्रोल करने के लिए टीसी, कंट्रोलिंग टॉर्क लगाते हैं। जब ये दोनों टॉर्क आपस में बराबर होता है, टीडी बराबर टीसी होता है, ठीक है, टीसी बराबर टीसी होता है, तब सुई किसी रीडिंग के आसपास आकर के ये क्या करता है? वाइब्रेशन करता है, लेकिन करेक्ट रीडिंग नहीं देता है। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी ऐसे खड़ा है, अथा ऐसे से हिल रहा है, ऐसे तो हिलने के लिए थोड़ा सा ऐसे एक बल लगाए, जिसको डैम्पिंग बल के हिसाब से बात करें। डैम्पिंग बल सुई को अस्थिर करके सही रीडिंग देने के लिए प्रयोग करते हैं। जो डैम्पिंग इसमें होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका कौन सा? एडी करंट डैम्पिंग होगा। अब कह रहा है सर इसको अगर एसी दे दिया जाए तो आपको बता दें इसमें होगा क्या। देखिए एसी में क्या है, करंट का जो बहने का तरीका है वो पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। जब आप मैग्नेट का तैयार करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर काम करता है, जब आप उसमें क्या करेंगे, एसी देंगे तो करंट एक बार जाएगा एक बार आएगा, इसमें जो एक बल काम करेगा, जैसे डैम्पिंग या कुछ भी है, तो वो सही से काम नहीं करेगा। एक बार करंट इधर जाएगा तो ये यहाँ वाइब्रेशन करेगा, ये हिलेगा, लेकिन रीडिंग नहीं दे पाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद हमेशा कह रहा है कि संकेतक सप्लाई की आवृत्ति के अनुसार दोलन करेगा, ये आपका ऑप्शन होगा कि संकेतक जो है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी पर आधार करने के लिए
कौन से सर इसमें नहीं काम करेगा तो कौन सा मीटर लगाएंगे सर? एसी में भी तो मापना है ना, तो एसी में मापने के लिए आपको एमआई टाइप का प्रयोग करते हैं। एमआई टाइप का मतलब चल लोह प्रकार का, चल लोह प्रकार, ठीक है। एमआई में एसी और डीसी दोनों को मापते हैं, एसी और डीसी दोनों प्रकार के विद्युत को हम लोग मापते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, कह रहा है कि उसमें संकेतक सप्लाई की फ्रीक्वेंसी का दोलन करेगा लेकिन उस सही रीडिंग नहीं देगा, ये ऑप्शन नंबर सही है। उपकरण द्वारा पीक वैल्यू का माप देगा, भाई माप देगा ही नहीं, ये उपकरण औसत मूल्य पर माप देगा, हमने कहा कि माप देगा ही नहीं, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग कुछ थ्योरीज बातें हैं, उससे संबंधित कुछ चीजें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद आपको आंसर खुद ब खुद समझ में आ जाता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट जो शुरू करेंगे उसमें टाइम आपका ठीक ठाक रहेगा। और रेगुलर आप रेगुलर आइए, कितने बजे? 2 बज के मिनिमम है, 2:05 में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा ये। और इसी तरह के पूरे एनालिसिस नहीं, इससे ज्यादा एनिमेशन के साथ, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको लेकर आएंगे। हमें नहीं लगता कि इतना चीजें चर्चा करने के बाद जब हम आंसर हम खुद नहीं बोलते, आप खुद दे देते हो। जिसको आइडिया नहीं है वो भी अगर देख रहे हैं, लास्ट तक अगर देखे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये बताने के बाद ऑप्शन क्या होगा, ये खुद ब खुद आपको आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।